नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बता दें कि देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। इस इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। अधिक से अधिक संख्या में निवेशकों के यहां आने से रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, जिससे अधिक से अधिक संख्या में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि भाजपा सरकार ने बड़ी पहल करते हुए निवेशकों को उत्तराखंड बुलाया है, ताकि यहां रोजगार उपलब्ध हो। हम सबके लिए सौभाग्य की बात, उत्तराखंड के अंदर बड़ी संख्या में जो उद्यमी आ रहे हैं उनका स्वागत करने का अवसर भी हमको प्राप्त हो रहा है और हम उनके स्वागत के लिए भी पलके बिछाए हुए हैं। सारे प्रकार के जो उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं, यहाँ के सांस्कृतिक परिधान हैं, उन सब के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। लगभग 8,000 की संख्या का भव्यतम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा और हमें खुशी है कि समापन पे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्या कुछ खास रहने वाला है, चलिए हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से अहम होने वाला है। सशक्त उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन होगा सबसे पहले। समिट में खास बातचीत जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड की लॉन्चिंग होगी। इस दौरान हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड की लॉन्चिंग होगी और हाउस देश दुनिया के निवेशकों को निमंत्रण भेजेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि 3,000 निवेशकों को भेजा गया है निमंत्रण, जो कि 8 और 9 के इन्वेस्टर समिट में आने वाले ही है और 2.5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य इसमें रखा गया है। हमने देखा था इससे पहले खुद मुख्यमंत्री अलग अलग जाके MOU साइन करते हुए नजर आए थे। 2 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव जो है वो प्राप्त होंगे और 8,000 से ज्यादा लोग होंगे इस इन्वेस्टर समिट में शामिल। तो ये समिट में क्या खास बातें हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 1,000 लोग बनाएंगे मानव श्रृंखला। तो यह अहम हो जाता है कि 1,000 लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे। दिल्ली गुड़गांव से मंगाई है लग्जरी कार। एक खास बातें हैं इन्वेस्टर समिट की। बता दें 50 अल्ट्रा लग्जरी कारों का इंतजाम किया गया है। दिल्ली गुड़गांव से भी लग्जरी कार मंगवाई गई है। इसी के साथ मर्सिडीज S क्लास ऑडी A8 कार मंगाई गई है। तो GIS समिट में खास इंतजाम किए गए हैं। BMW 7 सीरीज कारों का इंतजाम भी किया गया है। अलग अलग जगह से कारों को मंगाया गया है और प्लैटिनम 2 श्रेणी की 200 कार इसमें उपलब्ध रहेगी, यानी कि प्लैटिनम 2 श्रेणी की 200 कारें मंगाई गई है। गोल्ड कैटेगरी के टेम्पो ट्रेवल मंगाई गई है। इसी के साथ बता दें आपको कि जो खास इंतजाम है उसमें स्पेशल बसों का भी इंतजाम किया गया है। तो स्पेशल बसें भी चलाई जाएंगी। सभी बड़े उद्योगपति इस GIS समिट में शामिल होने के लिए 8-9 को आएंगे। इसी के साथ जानकारी दे दें कि मुकेश अंबानी, गौतम अडानी भी इस GIS समिट में शामिल होंगे और आनंद महिंद्रा, संजीव पुरी, सज्जन जिंदल भी इस इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। इसी के साथ बाबा रामदेव, चरणजीत बैनर्जी शामिल होंगे इस समिट में। और इसी के साथ ये तमाम मेहमान हैं जो कि इस समिट में शामिल होंगे। प्लैटिनम श्रेणी में 102 उद्योगपति है। प्लैटिनम श्रेणी में 102 उद्योगपति है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े स्तर पे होने जा रहा है। सभी बड़े उद्योगपति इसमें शामिल होने जा रहे हैं। अडानी और अंबानी भी इसमें शामिल होंगे। तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी इसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। आनंद महिंद्रा, संजीव पुरी, सज्जन जिंदल भी इसमें शामिल होंगे। अभी कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी 8 और 9 तारीख को GIS समिट होने जा रहा है। क्या तैयारी आपको नजर आ रही है धरातल पे? बात करते हैं तो पूरा उत्तराखंड राज्य इस समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए यहाँ पर तैयार हो चुका है। FRI जो कि कार्यक्रम का मुख्य आयोजन स्थल है, वहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी है। आज फाइनल रिहर्सल यहाँ पर होनी है और फौज विभाग की तरफ से सुरक्षा चाक चौबंद यहाँ पर कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से अधिकारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगा दी गई है, यानी 200 से ज्यादा लाइजनिंग ऑफिसर यहाँ पर तैयार कर दिए गए
जो प्रमुख उद्योगपतियों के साथ साथ वीआईपी यहाँ पर आएंगे, उनके साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह कह सकते हैं 10:30 बजे इस समिट का शुभारंभ यहाँ पर करेंगे। 9:05 पर जौलीघाट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वहां से आईएमए सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से आईएमए पहुंचेंगे और 10:30 बजे जिस समिट के उद्घाटन अवसर पर अथाराई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस समय कह सकते हैं कि जो प्रमुख उद्योगपति हैं वो सभी यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे, चाहे अडानी समूह को हो, अंबानी समूह को हो, बाबा रामदेव हो, चरमुंडी हो, ये सभी यहाँ पर जो प्रमुख उद्योगपति होंगे वो यहाँ पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा 11:30 बजे के करीब और उनके द्वारा सभी उद्योगपतियों को यहाँ पर संबोधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी संबोधन यहाँ पर होगा और जैसे ये संबोधन खत्म होंगे तो उसके बाद जो प्रमुख ग्रुप यहाँ पर है, अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव, ये सभी लोगों का संबोधन यहाँ पर होगा। कल पहले दिन 4 सत्र यहाँ पर होंगे, अलग अलग सत्र ये होंगे। दूसरे दिन 8 सत्र यहाँ पर रखे गए, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर रहेंगे और पूरी तरीके से जो थीम रखी गई है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम रखी गई है। उत्तराखंड राज्य कैसे विकास के पथ पर आगे बढ़ना है, उन सब चीजों के लिए उत्तराखंड राज्य में किस किस सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अभी तक की जो तैयारियां यहाँ पर रही है उसमें पर्यटन का सेक्टर सबसे ज्यादा कह सकता है कि निवेशकों को लुभाने वाला यहाँ पर रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर था उसमें भी निवेश यहाँ पर हुए हैं और जो बाकी सेक्टर हैं जिनमें अभी भी ये कह सकते हैं कि निवेश की अपार संभावना है, उनके लिए भी कह सकते हैं कि अलग से रणनीति यहाँ पर बना दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि जीआईएस के लिए पूरी तरीके से उत्तराखंड तैयार हो चुका है, सरकार कमर कस चुकी है और अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि जब इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे तो आने वाले दिनों में उसके क्या परिणाम रहेंगे उसको देखने वाली बात होगी। क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से जो इस इन्वेस्टर समिट के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि जो एमओयू यहाँ पर होने, जो निवेशक यहाँ पर आएंगे 2.5 लाख करोड़ के एमओयू यहाँ पर करने, तो उस लक्ष्य को यहाँ पर पार कर लिया गया। यानी लगभग 3 लाख करोड़ के एमओयू अब तक राज्य सरकार की तरफ से साइन हो चुके हैं। तो ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि राज्य सरकार ने जो सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दिया है, जो यहाँ पर लगातार तैयारियां हुई है, निवेश के लिए अच्छा माहौल बनाने का काम किया गया, तो उससे निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। जी अभी ये बताइए कि इस समिट से कितने ऐसे बेरोजगार हैं जिनको रोजगार प्राप्त होगा? बिल्कुल, हर सेक्टर में आप ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस बात के यहाँ पर बयान कर चुके हैं कि राज्य में उन्हीं निवेशकों को पहले प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी जो रोजगार परक उद्योग लगाने का काम यहाँ पर करेंगे। यानी जो निवेशक यहाँ पर आ रहे हैं उनके साथ सबसे पहला जो एमओयू होगा वो रोजगार देने वाला होगा। जो रोजगार परक उद्योग होंगे उनको सबसे ज्यादा प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी, यानी उन्हें सबसे पहले सुविधाएं यहाँ पर मिल पाएंगी। जो लैंड बैंक से संबंधित हो या दूसरी जो सुविधाएं, वो उनको प्राथमिकता के आधार पर देने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि अगर इन्वेस्टर समिट के जिस प्रकार से अभी तक एमओयू साइन हुए, अगर उनकी ग्राउंडिंग तय समय पर यहाँ पर होती है, वो तय समय पर धरातल पर उतरता है, तो लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है, जो उत्तराखंड की तस्वीर और तस्वीर दोनों बदलते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। 8 और 9 दिसंबर को देहरादून स्थित FRI में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है, जिसको लेकर प्रशासन शहर भर में चल रहे कार्यों को युद्ध स्तर पर अंजाम देने में लगा हुआ है। जिलाधिकारी सोनिका के अनुसार इन्वेस्टर समिट को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। खास तौर पर सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और अवैध अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन का खासा ध्यान है। मेन हमारा जो अभी फोकस रहेगा वो सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और कहीं अगर फुटपाथ पे अतिक्रमण है तो पहले हम रिक्वेस्ट ही करेंगे ऑब्वियसली लोगों को कि सब फुटपाथ क्लीन कर दें, जिससे कि जो पूरा एरिया है वो क्लीन लगे। और यही मेन कॉन्सेंट्रेट अभी हम कर रहे हैं, सफाई व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर हमला बोलते हुए इस इन्वेस्टर समिट को अपनी नाकामी छुपाने वाला समिट बताया और कहा है कि सरकार अपने चहेतों को उत्तराखंड की जमीन बेचना चाहती है। वहीं करण माहरा के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कांग्रेस विकास की अनदेखी करती है और कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रदेश में विकास हो। देखिए, कांग्रेस मुद्दा विहीन है
वो विकास की अनदेखी करती है। वो चाहती नहीं कि उत्तराखंड का उद्यम आए, और इस प्रकार का बयान देकर कम से कम उत्तराखंड के युवाओं के साथ मैं कह सकता हूँ एक प्रकार का विश्वासघात कांग्रेस के बयानों में झलकता है। कांग्रेस अपने शासनकाल में कुछ कर नहीं पाई। आज जिस गति से काम हो रहे हैं उसमें प्रश्न खड़ा करके वो हमारी नाकामी नहीं, अपने को एक प्रकार दोषी प्रमाणित करने का वो उनका बयान इस रूप में आ रहा है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की, जहां पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24 के तहत काम किए जा रहे हैं। तो वहीं धीमी चाल से चल रहे कार्यों को देखते हुए मुख्य सचिव ने कार्यों में तेजी लाने के लिए सचिव स्तर पर सप्ताह में 2 बार बैठक कर समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए। प्रदेश में पुस्तकालयों और निर्माण पर अधिकारियों को शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में पुस्तकालयों को मजबूत किया जाए, साथ ही जहां उपलब्ध नहीं है वहां नए तैयार किए जाए। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपनी भूमि के उपयोग के लिए अगले 30 से 50 वर्षों का मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए। और इस बीच बता दें, उपवास पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत गांधी पार्क में प्रतिमा के पास उपवास पर बैठे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत इसी के साथ बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की उन्होंने मांग की है और उपवास पर बैठे हैं। बता दें, गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को लेकर भी दे रहे हैं उपवास। तो उपवास पे बैठे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। किसानों को मुआवजा देने की मांग उन्होंने उठाई है। गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को लेकर भी दे रहे हैं उपवास। तो उपवास पे बैठे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। गांधी पार्क में प्रतिमा के पास उपवास पर बैठे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तुषार, कब से बैठे हैं हरीश रावत और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, करीब 15-20 मिनट पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पर पहुंचे और उनका जो उपवास का आज कार्यक्रम था वो उसकी महात्मा गांधी की तस्वीर से अनावरण, उनकी पूजा अर्चना करके उसके बाद जो है उपवास को शुरू किया गया। और इसमें बात की जाए तो तमाम जो प्रदेश भर के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में। वहीं उनकी बेटी भी आज हरिद्वार ग्रामीण से जो अनुभा रावत है वो भी यहाँ पर पहुंची है। तो हरिद्वार इसी साल जो बहुत उत्तराखंड में बाढ़ आई थी जिसमें सबसे प्रभावित हरिद्वार क्षेत्र ही था। ऐसे में जो हरिद्वार के जो नेता है, कांग्रेसी नेता और साथ साथ जो विधायक है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि जो सरकार को ये जता सके कि किस तरह के जो मुआवजे दिए गए थे वो बहुत ही कम थे। और ऐसे में जो कांग्रेस की मांग है कि वो मुआवजा अत्यधिक दिया जाए, साथ साथ जो गन्ना के मूल्य है, राशि है, उसे बढ़ाया जाए। तो तमाम विभिन्न जो किसानों से रिलेटेड जितनी भी मांगे हैं उनको लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज बैठे हुए हैं और करीब 1 से 1.5 घंटा ये पूरा उपवास चलेगा। और इस दौरान हरीश रावत ने ये कहा है कि उद्योगपतियों से अगर राज्य सरकार ध्यान हटाएगी तो कहीं ना कहीं जो किसान हैं, जो देश के लिए लगातार जो कार्य कर रहे हैं उन पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें। और जिस तरह की जो परिस्थितियां इस साल बनी है, जिस तरह से बाढ़ में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं जो किसान है उनको उचित मुआवजा दिया जाए और साथ साथ जो गन्ना के मूल राशि है उसे बढ़ाया जाए। तो और उनके साथ कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो कि उपवास पे बैठे हुए हैं और कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? देखिए उनकी सबसे अगर बात की जाए तो उसकी बेटी जो हरिद्वार ग्रामीण से विधायक है अनुभा रावत यहाँ पर पहुंची हुई है। प्रदेश के जितने भी प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। प्रदेश के जितने भी कहा जा सकता है कि महामंत्री यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम कहा जा सकता है कि जो हरीश रावत के समर्थक हैं और साथ साथ जो हरिद्वार से आए हैं, मेनली जो हरिद्वार के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो आपदा में सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र हुआ था वो हरिद्वार ही था। और इसमें कम से कम माना
माना जा रहा है कि उसका भी अभी आकलन चल रहा है कि कितना का नुकसान हुआ था, वो अभी तक फिलहाल वो सामने नहीं आ पाया। लेकिन जो मुआवजे दिए गए उस वक्त वो बेहद ही कम थे, तो ऐसे में ये मांग की जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि उसे बढ़ाया जाए, उसे मुआवजे को जल्द से जल्द दिया जाए। और हरीश रावत की बात की जाए तो पहले से भी उन्होंने जो गन्ना किसान की जो मूल राशि है उसे बढ़ाने के लिए कई बार जो ये ऐसे उपवास किए, आंदोलन किए हैं, और एक बार फिर जो हरीश रावत है फिर एक बार गांधी पार्क में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे जो उपवास है वो करीब 1 से 1.5 घंटा चलेगा और तमाम जो नेता है या फिर जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। ठीक है तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देहरादून में बीजेपी नमो ऐप के माध्यम से विकसित भारत का संकल्प पूरा करने का अभियान चलाने जा रही है, जिस अभियान में पार्टी कार्यकर्ताओं को हर दिन 10 लोगों को नमो ऐप से जोड़ना होगा, जो विकसित भारत एम्बेसडर के नाम से पहचाने जाएंगे। सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने वाले टॉपर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने, फोन पर बात करने का मौका मिलेगा, जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस कटाक्ष कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा है कि सरकार को युवाओं के रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और देश के विकास के लिए कोई लाभकारी योजनाएं लानी चाहिए, न कि बीजेपी पार्टी के लाभ के लिए योजना। आए दिन भाजपा ऐसी योजनाएं लाती हैं जिससे आम जनमानस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस तरह से आडंबर और प्रपंच करके कुछ नहीं होगा। आपकी योजना वो होनी चाहिए जो सीधे सीधे बेरोजगारों को रोजगार दिला सके, जो महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोक सके, जो कानून व्यवस्था को ढर्रे पर ला सके, जो बिगड़ती शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश की है उसको चाक चौबंद कर सके, जो किसानों की आय दुगनी कर सके, जो महिलाओं को सशक्त कर सके, जो व्यवसायी लोग हैं उनको जीएसटी और नोटबंदी से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सके। तो इस तरह की योजनाएं लागू करने से क्या फायदा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन बेदी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहादुराबाद में संजीव चौहान उर्फ दाता राम चौहान को भारतीय किसान यूनियन बेदी गुट का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर दशहरा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने संजीव चौहान उर्फ दाता राम चौहान को पगड़ी पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। तो किसानों का गन्ने का भुगतान 5 साल से नहीं हुआ है। दूसरा नेशनल हाईवे रोड जो निकला है उसका भी अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। और आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो नेशनल हाईवे का जो मुआवजा का जो अवार्ड बना है वो संजय दाताराम के नाम से ही बना है। और आप सब लोग भली भांति जानते हैं, यहाँ की पब्लिक भी जानती है कि मैं 24 घंटे सब लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। क्या वो थाने का काम हो, क्या डीएम का काम हो, क्या एसपी का काम है, किसी कोतवाली का काम हो। और अगर वे नहीं मानते, जबरदस्ती किसी के पीड़ित आदमी की आवाज नहीं सुनते हैं, मैं उनके साथ लड़ने का भी काम करता हूँ। भारतीय किसान बेदी परिवार की जो उत्तराखंड की कमान है, आज वो हमने दाताराम चौहान जी को सौंपी है। और दाताराम चौहान जी ने हमें आश्वासन दिया है कि पूरे उत्तराखंड में किसान मजदूरों की बात अधिकारियों को आगे रखी जाएगी। किसी भी किसान मजदूर के साथ कोई दुराचार नहीं करने दिया जाएगा। और जो हमारे फसलों का मुद्दा है या टोलों का मुद्दा है तो उनकी बात भी उत्तराखंड में उठाई जाएगी। खबर काला ढूंगी से है, जहां आवारा मवेशियों ग्रामीण इलाकों और किसानों के लिए फजीयत बन चुके हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि शहरों से जिन जानवरों को पकड़कर गौ सदन भेजा जाना था, उन्हें गौ सदन ना भेजकर बीच में ही ग्रामीण इलाकों में छोड़ दिया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों की फसल चौपट हो रही है, नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया है कि गौ सदनों में जगह नहीं है और हल्द्वानी नगर निगम जबरन मवेशियों को बैल पड़ाव से सटे जंगल में छोड़ रहा है। लोगों ने अपील की है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे, वरना ग्रामीण सड़क पर उतरे को पाते होंगे। ये कहना चाहूँगा, जो आवारा पशु यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं, ये हल्द्वानी नगर निगम द्वारा पकड़ के यहाँ पे छोड़े गए हैं। और जो यहाँ पे गौशालाएं हैं, यहाँ पे जो उसमें सरकार द्वारा कोई मदद नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उसमें ना सरकार कोई ध्यान दे रही है गौशाला की तरफ से। जितने जो लोकल के पशु भी हैं वो भी गौशाला में हैं अभी। उसके बाद से 45 से 50 जानवर यहाँ पे छोड़े गए हैं, जो काफ़ी, अब देखिए आप, सभी की फसल है, गेहूं बोने का समय है, लोगों की गेहूं बड़ी हो चुकी है और पूरे जानवर यहाँ पे
गेहूं के खेतों में चुगने के लिए आ रहे हैं। और देखिए दिन भर आदमी यहाँ पे किसान काम करता है और शाम को उसको सोने को नहीं मिले तो अपनी फसल। ये जो हल्द्वानी नगर निगम से जो ये सांड आवारा जो सांड थे, इनको पकड़ के जो ग्रामीण क्षेत्रों में और ये बाजपुर की गौशाला में छोड़ा गया, बेलपड़ाव की गौशाला में छोड़ा गया। तो ये बेलपड़ाव में जो सांड हैं ये अधिकतर सांड आबादी में आ गए हैं और ये जो है कि फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि यहाँ अभी ये खेत है हमारा, ये अभी तक बंजर पड़ा हुआ है क्योंकि आवारा पशुओं के भय से हम इसमें कुछ बो नहीं पा रहे हैं। और ये स्थिति अधिकांश हमारे बेलपड़ाव क्षेत्र की है कि फसल नहीं बो पा रहा है किसान। और प्रशासन को चाहिए कि इन आवारा सांडों को पकड़कर वापस किसी अच्छी गौशाला में जहां उनके रहने खाने की व्यवस्था हो वहां रखा जाए। खबर डोईवाला से है, जहां देर रात एक बड़ा अग्निकांड हो गया है, जहां भानियावाला में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में बगल में बने होटल में आग लग गई है। आग इतनी भयानक थी कि 3 दुकानें चपेट में आ गई इसकी। होटल से सटे अंग्रेजी शराब की दुकान समेत 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि भयानक अग्निकांड से किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। और सितारगंज चीनी मिल के पास 2 मोटरसाइकिलों को एक कार ने टक्कर मार दी है, जिससे 2 मोटरसाइकिल पर सवार 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें आसपास के लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दे दी गई है। वहीं सितारगंज पुलिस ने मामले की सूचना मिलते ही जाँच शुरू कर दी है। 6 लोगों को सड़क दुर्घटना में घायल अवस्था में लेके आया गया था, जिनमें 3 की हालत थोड़ा गंभीर है, जिनको राइट फीमर का फ्रैक्चर है और प्राइमरी उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। और इसमें मोहम्मद दानिश उम्र 13 साल और औसाफ ये 2 पेशेंट है जिनका फीमर का फ्रैक्चर था और प्राइमरी उपचार के बाद इन्हें आगे रेफर किया गया हल्द्वानी के लिए 108 के माध्यम से। और 2 पेशेंट इसमें विवेक और प्रदीप सक्सेना है, ये 2 पेशेंट हैं, इनको दूसरी एम्बुलेंस के द्वारा रेफर किया गया है। इनके राइट घुटने में फ्रैक्चर है। रुड़की के भगवानपुर पुलिस थाने में सीओ मंगलौर ने पहुंचकर सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण किया, जिसमें काफी खामियां देखने को मिली, जिस पर थाना प्रभारी को खामियां सुधारने को संचेत किया गया। सीओ मंगलौर ने जन टीवी से रूबरू होते हुए बताया कि थाने में साफ सफाई, अस्पतालों में साफ सफाई, सरकारी दस्तावेजों का रख रखाव और चेक किया गया है, जिसमें थाना अध्यक्ष को खामियां दूर करने की भी हिदायत दी गई। अर्धवार्षिक जो है मुआयना था थाना भगवानपुर का, उसमें यहाँ का थाने का साफ सफाई, मालों का रख रखाव, सरकारी संपत्ति वगैरह उनको चेक किया गया है। जो भी कमियाँ हुई है उसमें थाना अध्यक्ष को हिदायत की गई है कि वो कमियाँ सही कर लें और बाकी सारा मुआयना जो है। कमियाँ दरअसल असलों में साफ सफाई ठीक नहीं है, सरकारी संपत्ति का रख रखाव सही नहीं था और जो लावारिस माल है और जो खड़े हैं बेतरतीब खड़े हैं थानों में, इन्हें सिस्टमेटिक करने के लिए हिदायत की गई। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहे इंडिया वॉइस।